गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम लोग जो डिस्कशन में लेने वाले वो है कारो 2020। कारो 2016 जो है वो ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर लिया। अभी कारो जो 2020 है वो नया एप्लीकेबल हुआ, तो कंपैरिजन भी मैं साथ में डिस्कशन में ले लूँगी और पूरा कारो 2020 भी हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोस आने वाली है वो मैं सोच रही हूँ कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे मैं वीडियोस बना, बिकॉज मैं खुद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही पढ़ने वाली हूँ। इस बार जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चन थे वो काफ़ी टफ थे और सिलेबस के पेपर के, सो वो मुझसे हैंडल नहीं हुए, तो मैंने सोचा अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ना चाहिए। ओके हाँ, डिफरेंस क्या एप्लीकेबिलिटी में, एप्लीकेबिलिटी कारो 2016 में जो थी सेम एज इट इज कारो 2020 में है, उसमें जरा भी कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो डिफरेंस किसमें है? क्लोजेस में। पहले 16 क्लोजेस थे, अभी हमारे को 21 क्लोजेस है। ठीक है, पहले जो एर्थ क्लोज था वो अलग था, अभी जो एर्थ क्लोज है वो नया इंसर्ट हुआ है। और जो पहले एर्थ था वो अब 9th बन गया है, 9th जो था वो 10th बन गया है, 10th जो था वो 11th बन गया है, और 11th रेमुनरेशन वाला जो क्लोज था वो डिलीट हो गया है। ठीक है, और कुछ नए क्लोजेस ऐड हुए हैं। वन बाय वन डिस्कस करते, साथ में डिफरेंसेस भी जो है वो साथ में डिस्कस कर लूंगी, क्योंकि हमें शॉर्ट ड्यूरेशन में ये वीडियो कंप्लीट करना है। देखो, सबसे फर्स्ट एप्लीकेबिलिटी में कुछ भी चेंज नहीं था। एमसीए ने नोटिफाइड किया कंपनीज रिपोर्ट ऑर्डर 2020 और 25 Feb 2020। फिर कोविड की वजह से वो कुछ डेफर हो गया, उसका एप्लीकेबिलिटी मतलब वो जब से एप्लीकेबल होने वाला था। सारे स्टैट्यूटरी ऑडिट जो है उनको उन्होंने आफ्टर, ठीक है ये छोड़ो, किस किस पे एप्लीकेबल नहीं होता है? पहले भी ओपीसी पे एप्लीकेबल नहीं होता था, स्मॉल कंपनीज पर एप्लीकेबल नहीं होता था। ऐसी स्मॉल कंपनीज में स्पेसिफिकली बोल रखा है पेड अप कैपिटल जिनका लेस देन इक्वल टू 50 लाख और टर्नओवर लेस देन इक्वल टू 2 करोड़ है, उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। और बैंकिंग कंपनीज पे एप्लीकेबल नहीं, और कंपनी जो रजिस्टर्ड है चैरिटेबल पर्पसेस के लिए उसके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं है। गला थोड़ा सा खराब हो रहा है, सो प्लीज हैंडल इट। और माइक जो है वो भी खराब हो गया। ओके, द फॉलोइंग प्राइवेट कंपनीज जो है एक्सेप्टिव, जिसकी पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व्स जो है लेस देन इक्वल टू 1 करोड़ है, या फिर होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ ए पब्लिक कंपनी जिसका बोरोइंग जो है इज लेस देन और इक्वल टू 1 करोड़, और बोरोइंग जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 करोड़ है, उनके ऊपर भी एप्लीकेबल। पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अब आ जाते हैं रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में, जो क्लोजेस है वन बाय वन टॉप डिस्कस कर लेते हैं। मेरा हमेशा वीडियो बनाने का एक पर्पस रहता है कि हम शॉर्ट ड्यूरेशन में उसको क्या करें, कंप्लीट करें। ठीक है, ताकि मैक्सिमम टाइम वापस रिवाइज भी कर पाए। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट क्लोज में पहले जो था वो फिक्स्ड एसेट्स के बारे में बोला था, तो अब क्या है, अब टेंजिबल एंड इनटेंजिबल दोनों ही एसेट्स के बारे में बोला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहले सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स की बात करते थे, अब टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों ही एसेट्स की डिटेलिंग क्या करनी है, नोट डाउन करनी है हमको। तो जो फिजिकल वेरिफिकेशन किया होगा उसमें जो मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज मिलेगी उनको भी हमको रिकॉर्ड करना है। अब इसमें एक सप्लोज और जो है चेंज हो गया है। पहले क्या मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज जो है वो ऑडिटर के खुद के जजमेंट पे डिपेंड था, बट अब बेंचमार्क डिसाइड कर लिया है। यहाँ पर खुद क्लोज में लिख कर बता दिया है कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 10% ऑफ द कैरिंग अमाउंट ऑफ द टोटल एसेट जो है उससे ज्यादा की डिस्क्रिपेंसीज मिलती है, देन यू शुड रिपोर्ट इट। ओके, और सेम जो है 10% का बेंचमार्क वो वहां पर कहाँ पर इन्वेंटरी के फिजिकल वेरिफिकेशन में भी इंक्लूड किया है। ओके, टाइटल डीड के बारे में पहले भी था अभी भी है, तो क्या कुछ चेंजेस है? बिल्कुल चेंजेस है। क्या चेंजेस है? पहले टाइटल डीड जो था उसमें ब्लॉक एसेट्स वगैरह बताते पर लीज एसेट्स को भी इंक्लूड करते थे, बट अब जो है बोलते हैं एक्सेप्ट लीज एसेट्स जो टाइटल डीड है वो हमको रिपोर्ट करने हैं। क्या और कुछ भी चेंजेस नहीं है? एक चेंज और है टाइटल डीड को लेके। टाइटल डीड को लेके इन्होंने बोला है यहाँ पर एक नया जो पूरा नया एक रिपोर्टिंग का फॉर्मेट भी बताया है उन एसेट्स के लिए जिनका टाइटल डीड जो है वो कंपनी के नाम पर नहीं है। ठीक है, अगर टाइटल डीड कंपनी के नाम पर नहीं है तो उनका जो प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन, ग्रोथ कैरिंग अमाउंट्स हेल्ड इन द नेम ऑफ किसके नाम पर है, और साथ में वेदर द प्रोमोटर डायरेक्टर, देयर रिलेटिव और देयर एम्प्लॉइज
किसके नाम पर है, क्या उनके प्रॉमोटर, क्या उनके एम्प्लॉयज, क्या उनके रिलेटिव, क्या किसके नाम पर है, और दूसरा पीरियड हेल्ड, कितने टाइम तक रख रखा है, इनिशिएट रीजंस फॉर नॉट बीइंग हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी, और लास्ट पॉइंट है कि अगर कोई डिस्प्यूट है कहीं पर तो उसको भी यहाँ पर रिपोर्ट करना है जो फॉर्मेट गिवन है उसमें, ठीक है। जो नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वैसे एमसीए की वेबसाइट पे या कहीं पर भी आपको मिल जाएंगे, बट मैंने जो हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। रिवैल्यूएशन के बारे में पहले नहीं था, अभी है, ठीक है। रिवैल्यूएशन के बारे में बोल रखा है कि पहले सिर्फ टेंजिबल एसेट यानी फिक्स्ड एसेट्स की बात करते थे, अब बोलते हैं प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल्स को रजिस्टर्ड वैल्यूअर से रीवैल्यूड करवाया है। उनके रिवैल्यूएशन में जो चेंजेस हैं, चेंजेस के लिए भी क्या बोला है, अगर कुछ भी चेंजेस है तो आपको क्या करना है, रिपोर्ट करना है। चेंजेस जो है एग्रीगेट नेट कैरिंग अमाउंट, यहाँ पे जो मैंने बताया था ना कि 10% का क्राइटेरिया आ गया है, तो 10% का से ज्यादा का अगर चेंजेस है, 10% की इक्वल या ज्यादा का अगर चेंजेस है तो आपको क्या बताना है यहाँ पर रिवैल्यूएशन करते हुए, ठीक है। फिर इसमें आ जाता है रिवैल्यूएशन किया और रिवैल्यूड जो अमाउंट है वो 10% से ज्यादा की कैरिंग अमाउंट में फॉल होता है तो उसको भी रिपोर्ट करना है, ठीक है। फिर आ जाता है प्रोसीडिंग्स हैव बीन इनिशिएटेड और आर पेंडिंग, हाँ, बेनामी ट्रांजेक्शन नाम से जो एक्ट बना हुआ है, बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट 1988 का सेक्शन 45 जो है, जिसमें क्या बता रखा है कि कोई भी प्रोसीडिंग्स, पहले बेनामी ट्रांजेक्शन का नाम ही नहीं था, कारो 2016 जब हम लोग पढ़ते थे, देयर वाज no any clause or sub clause regarding the Benami Transaction Act, but now they are inserted that if any proceedings are initiated or going on in this particular act on any asset, even though tangible or intangible, then you should report। ये क्लोज, ये जो सब क्लोज है, सब क्लोज आई थिंक 5 होगा, ठीक है। तो सब क्लोज 5 में ये भी यहाँ पे रिपोर्टिंग करना है। तो यहाँ तक हमारा क्या खत्म हो जाता है, क्लोज 1 खत्म हो जाता है, ठीक है, जिसमें पहला ही चेंजेस क्या देखा, इंटेंजिबल को इंक्लूड किया, दूसरा 10% का जो बेंचमार्क था वो इंक्लूड हुआ, तीसरा यहाँ पर एक अलग से जो टाइटल हमारे ऊपर हेड नहीं है, मतलब हमारी कंपनी में हमारी कंपनी के नाम से हेड नहीं, उन टाइटल डीड का अलग से एक फॉर्मेट बताया कि इस तरह से रिपोर्टिंग करना है। और फाइनली बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट 1988 में कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है तो उनके बारे में भी बताना है। ये था क्लोज 1। Clause 1 is now ended. Now we are on clause 2. Clause 2 is about detailing of the inventories and working capital. There is new term which is regarding working capital जो हमने कारो 2016 में कभी देखा सुना नहीं था, ठीक है। अभी यहाँ पे जो कारो 2020 उसमें वर्किंग कैपिटल जो 5 करोड़ या उससे ज्यादा का हेड कर रखा है उसके ऊपर आपको रिपोर्टिंग कर देना है, ठीक है। और इन्वेंट्री में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज फिजिकल वेरिफिकेशन में मिला था 10% उससे ज्यादा तो आपको रिपोर्ट करना है, और 10% उससे ज्यादा का रिवैल्यूएशन अमाउंट, चेंज इन रिवैल्यूएशन अमाउंट, कैरिंग अमाउंट मिला था टेंजिबल इंटेंजिबल का, तो क्लोज 1 में आपको देखना था, यहाँ पर मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज क्लोज 2 में देखना है, ठीक है। सिंपली इन्वेंट्री वर्किंग कैपिटल पता चल गया। Working capital excess of 5 crore in aggregate from bank financial institution on the basis of security of current assets, you should report it, properly deal with in books of accounts। उसको प्रॉपरली 5 करोड़ से ज्यादा है ना तो प्रॉपरली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको रिकॉर्ड किया है कि नहीं किया है, इस बारे में भी रिपोर्टिंग करनी है। हम ऐसे लोग रिपोर्टिंग में काम करते ना, कंपनीज एक्ट 2013 में जो 143 सेक्शन जो हमारा था उसमें सबसेक्शन आई थिंक 11 था और मुझे अभी कंफर्म याद नहीं है, उसमें पैरा 3 में कुछ 16 क्लोजेस पहले हुआ करते थे, अभी कारो 2020 में 21 क्लोजेस जो है वो इंक्लूड कर दिए। तो उसमें हमको रिपोर्टिंग करनी ही होती है, ऐसा नहीं है कि बस चेक कर लिया, अगर सही है तो ठीक है, गलत है तो रिपोर्ट करना है, सही है तब भी रिपोर्ट करो कि सही है, और गलत है तब भी रिपोर्ट करना है कि ये इसमें मटीरियल एडवर्स और क्वालिफिकेशन है। अभी तो उसका और थोड़ा भी ये डिफाइन जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसका नाम पहले नहीं सुना था वो भी अब सुनोगे आप 21 क्लोज में, ठीक है, 21 क्लोज में। अब आ जाते हैं क्लोज 3 के ऊपर, क्या बोला है, डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी, एडवांसेस और लोन गिवन। क्या बोला इसमें, अगर कोई कंपनी है ड्यूरिंग द ईयर मेड एनी इन्वेस्टमेंट, पहले इन्वेस्टमेंट शब्द यहाँ पर क्लोज 3 में था नहीं बट अभी यहाँ पे है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी, एडवांसेस, लोन गिवन, हमने दिया है लोन, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी लोन दिया है उसको जितना भी अमाउंट है ड्यूरिंग द ईयर आपको रिपोर्ट करना है, पहले भी था अभी भी, ठीक है। बट
पहले ऐसा नहीं होता था कि आपने कभी पहले कारव 2016 में एसोसिएट जॉइंट वेंचर सब्सिडरी का नाम नहीं सुना था, बट अभी हम लोग को बोला है कि एसोसिएट जॉइंट वेंचर सब्सिडरीज को लेकर जो लोन इन्वेस्टमेंट किया है और उनके अलावा जो लोन इन्वेस्टमेंट किया है, दोनों ही सब क्लोजेस इंसर्ट करके बोला है कि दोनों को ही रिपोर्ट करो अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही ये क्लोज नया थोड़ा सा इंसर्ट हुआ है कि बैलेंसेस ड्यू at as at the balance sheet date with respect to such loans, advances, guarantee securities to subsidiaries, joint venture, associate, the total amount कितना और कितना बैलेंस ड्यू है बैलेंस शीट डेट पे, ठीक है, वो बताना है। और अदर देन जॉइंट वेंचर सब्सिडरी है उनके ऊपर भी कितना लोन सिक्योरिटीज और इन्वेस्टमेंट का अमाउंट ड्यू है बैलेंस शीट डेट के टाइम, वो बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा वर्ड जो है हमें सब्सिडी जॉइंट वेंचर सब्सिडी उस बारे में थोड़ा सा हमको नया नया सुनने को मिला, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे 3-4 सब क्लोजेस जो है वो डिफरेंट यहाँ पे इंसर्ट हुए हैं। पहला तो लोन वगैरह जो दिए हैं वो कहीं प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी तो नहीं है, कंपनी के लिए हार्मफुल तो नहीं है। इसके अलावा इसमें बोला है स्केड्यूल ऑफ द रीपेमेंट की रीपेमेंट का स्केड्यूल जो है वो क्या है। उसके अलावा कोई फ्रेश लोन जो है वो, या फिर जो लोन जो है वो रिन्यूड किए हैं, ठीक है, एग्जिस्टिंग लोन को वापस किया क्या रीस्केड्यूल किया है, ऐसा कुछ भी हुआ है तब भी अलग से रिपोर्ट करना है इसमें, ठीक है। सेम पार्टीज को एग्जिस्टिंग लोन के अलावा भी और लोन दिया है तो वो भी वापस रिपोर्ट करो, ठीक है। उसके अलावा जो क्लोज टू सब क्लोज 76 ऑफ कंपनीज एक्ट में जो रिलेटेड पार्टीज है उनको अगर कुछ भी लोन गिवन, इन्वेस्टमेंट गिवन या सिक्योरिटीज गिवन है तो वो भी हमको यहाँ पर क्या करना है, रिपोर्ट करना है। नेचर ऑफ द लोन्स ईदर रीपेबल ऑन डिमांड और विदाउट स्पेसिफिकेशन, सबसे जो स्पेसिफिक वर्ड बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट है, देखो विदाउट स्पेसिफिकेशन ऑफ द रीपेमेंट पीरियड, मतलब पता ही नहीं टर्म्स क्या है लोन का, रीपेमेंट पीरियड क्या है, ऐसा अगर कोई लोन दिया है, ठीक है, विदाउट स्पेसिफिकेशन वाला, देन यू शुड रिपोर्ट इट, ओके। इसको स्पेसिफिकली रिपोर्ट भी कर लेना। ऐसी कौन सी पार्टी है जिसमें आपको रीपेमेंट स्केड्यूल भी नहीं बताया और आपने क्या कर दिया, लोन दे दिया, ठीक है, वो भी बता देना। क्लोज 4 आ जाता है कंप्लाइंस इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन टू डायरेक्टर्स। लोन टू डायरेक्टर्स पहले भी देखते थे हम, अभी भी देखते हैं, कुछ भी नया नहीं है इसमें, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं है। कंप्लाइंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन, लोन जो डायरेक्टर्स को दिए हैं उसको आपको चेक करना है। इसमें आप साथ में अगर कंपनी से क्या रेफरेंस देना चाहो तो दे सकते हो, पर्टिकुलर इस क्लोज के अंदर सब क्लोज में कुछ भी रेफरेंस नहीं दिया गया है किसी भी सेक्शन का, ठीक है, तो हम हमारे हिसाब से वो इंक्लूड करके देख सकते हैं। फिर आ जाता है कंप्लाइंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिपॉजिट एक्सेप्टेड। पहले डिपॉजिट की बात होती थी, हाँ होती थी, अभी भी होती है, पर एक शब्द जो है वो नया जुड़ा है, वो है डीम्ड डिपॉजिट। पहले हमने डीम्ड डिपॉजिट के बारे में कभी सुना देखा नहीं था, लेकिन अभी बोलते हैं कि डीम्ड डिपॉजिट या डिपॉजिट जो है तो कंप्लायंसेस देखो बाकी सेम है। कंपनी एक्ट के जो 73 से लेके 76 तक के सेक्शन है उनके कंप्लायंसेस देखने हैं, पहले भी देखने थे अभी भी देखने हैं, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। ओके ना, मेंटेनेंस ऑफ द कोस्टिंग रिकॉर्ड्स, कोस्टिंग रिकॉर्ड्स के मेंटेनेंस की बात की है, पहले भी करते थे, बनाए कि नहीं बनाए कोस्टिंग रिकॉर्ड्स, मेंटेन किए कि नहीं किए, मेंटेन, उसमें कोई भी चेंज नहीं है क्लोज 6 में, ठीक है। डिपॉजिट्स ऑफ स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज, स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज में पहले भी था अभी भी है, 6 मंथ से ज्यादा अगर पेंडिंग है स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज तो अलग से ही रिपोर्ट करना होता था, अभी भी रिपोर्ट करना है, कुछ भी चेंज नहीं है। बट इसमें बैलेंस शीट डेट के टाइम डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज है तो किस फोरम में वो डिस्प्यूट चल रही है वो तब भी रिपोर्ट करना होता था, अब भी रिपोर्ट करना है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। नाउ वी आर ऑन क्लोज एट विच इज न्यू इंसर्टेड क्लोज, यस, जो क्लोज 8 पहले हुआ करता था वो अब क्लोज 9 बन चुका है, और जो क्लोज 8 अभी नया इंसर्ट हुआ है वो है अनरिकॉर्डेड इनकम, मतलब ऐसी इनकम जो कि क्या है, whether any transactions which are not recorded in the accounts has been disclosed or surrendered before the tax of such income tax assessment should be disclosed, whether such undisclosed income, यहाँ पे जो टैक्स असेसमेंट में जो अनडिस्क्लोज इनकम मिली है वो क्या हमने अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रखी थी या नहीं, किसने, मैनेजमेंट ने, वो हमको क्या करना है, रिपोर्ट करना है, ऑडिटर को रिपोर्ट करना है, ठीक है। इस बारे में क्लोज 8 हो गया अनरिकॉर्डेड इनकम का। अब आ जाता है क्लोज 9, जो पहले क्लोज 8 था, क्या था, डिफॉल्ट इन द रीपेमेंट ऑफ द बोरोइंग्स, बोरोइंग्स को रीपे करने में डिफॉल्ट किया है कंपनी ने, ठीक है, किसके, बैंक के, गवर्नमेंट के, डिबेंचर होल्डर्स के, कोई भी डिपॉजिट, सॉरी
बोरोइंग्स थे तो उनको रीपे क्यों नहीं किया, कितने अमाउंट का था, कितने पीरियड तक अभी रीपे नहीं किया है। एक शब्द यहाँ पर नया जुड़ा है, वो है लैंडर वाइज डिटेल्ड। पहले लैंडर वाइज डिटेल्ड शब्द सुना नहीं था, अभी यहाँ पे आ जाता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ बोरोइंग्स इंक्लूड्स डेब्ट सिक्योरिटीज, नेम ऑफ द लेंडर का नेम, डिटेलिंग एंड जो भी डिफॉल्ट हुआ है वो सारा, इंटरेस्ट का अमाउंट, प्रिंसिपल का अमाउंट, नंबर ऑफ डेज, ये सारा हमको यहाँ पे रिपोर्ट करना है। विलफुल डिफॉल्टर, पहले भी ये नहीं था पर यहाँ पर है, जानबूझ के पैसा है हमारी कंपनी में लेकिन हम देना नहीं चाहते, ऐसे कौन है। Has the company has declared a willful defaulter by any bank or financial institution? हाँ, पहले यहाँ पे क्लोज 9 हुआ करता था जिसमें आपने देखा होगा कि यूज फॉर द पर्पस, जिसके लिए आपने लोन वगैरह लिया है वो क्लोज 9 में देखते थे, पर यहाँ पर अब इंसर्ट कर दिया है। क्या बोलते हैं कि देखो वो जो लोन वगैरह लिया हुआ है वो उसी पर्पस के लिए, पहले तो किस ऑब्जेक्ट के लिए लिया है और सेकंड जिस ऑब्जेक्ट के लिए, जिस पर्पस के लिया है उसी पर्पस के लिए यूज किया है या नहीं, ये भी यहाँ पर आपको देखना ही पड़ेगा। अब इसमें एक नया जो ऑब्लिगेशन है, सब्सिडरी ज्वाइंट वेंचर एसोसिएट के नाम से कुछ आया है। क्या है कि आपने अपनी कंपनी के लिए लोन लिया लेकिन आपने सिक्योरिटीज जो प्लेज पे रखी वो कौन सी रखी है, जो एसोसिएट सब्सिडरी और ज्वाइंट वेंचर में थी वो, तो उसको अलग से रिपोर्ट करना है। और एक और यहाँ पे जो नया रिपोर्ट करना है कि आपने हैज द कंपनी सॉरी raise any money from any person or entity for the account of or to pay the obligation of ज्वाइंट वेंचर सब्सिडरी और एसोसिएट के ऑब्लिगेशन को पे करने के लिए अगर आपने कोई लोन लिया है तो ये दोनों ही क्लोज नए थे। एक तो वहां के सिक्योरिटीज, तीनों हमारी जो बहनें हैं कौन सी सब्सिडरी ज्वाइंट वेंचर एसोसिएट, उन्हीं की सिक्योरिटीज को प्लेज पे रख के लोन लिया, और एक उनके ऑब्लिगेशन को पे करने के लिए हमने नया लोन लिया, तो वो हमारे दोनों ही नए क्लोज है। ठीक है, जिनको हमको यहाँ पे क्लोज 9 में बताना है। नाउ वी आर ऑन क्लोज 10, फंड रेज्ड एंड यूटिलाइज्ड। जो पहले क्लोज 9 हुआ करता था वो क्लोज 10 में आ गया है, जिस पर्पस के लिए लिया है उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज किया है कि नहीं। ठीक है, ये तो है। इसमें एक शब्द नया जुड़ा है, नया कैसे जुड़ा है, जो पहले क्लोज 14 में हुआ करता था कि प्राइवेट प्लेसमेंट, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, ये सब देखना होता था, अब वो क्लोज 10 में ही इंक्लूड करके बोल दिया है कि इसमें पहले तो लोन जिस पर्पस के लिए लिया है उसी के लिए यूज किया है कि नहीं, और दूसरा जो प्राइवेट प्लेसमेंट और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट जो है शेयर्स का, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का कंपनी ने किया है, तो वो सब भी आपको अलग से रिपोर्ट करना है। सेक्शन 42 एंड सेक्शन 62 को अप्लाई किया है कि नहीं किया है वो भी आपको देखना है। ये क्लोज 10 में ही बोल दिया है, जो पहले क्लोज 14 में बोला करते थे। ठीक है, फिर आ जाता है क्लोज 11, जो पहले क्लोज 10 हुआ करता था वो 11 हो गया, क्योंकि 11 क्लोज जो था रेमुनरेशन वाला वो अब हट चुका है। कारो 2020 में क्लोज 11 रेमुनरेशन जो पहले कारो 2016 में हुआ करता था अब वो नहीं है। ठीक है, इसीलिए क्लोज 8 जो था अनरिकॉर्डेड जो अनरिकॉर्डेड इनकम नया इंक्लूड हुआ। फिर जो पहले क्लोज 8 था वो 9 हो गया, 9 जो था वो 10 हो गया, 10 जो था फ्रॉड वाला वो 11 हो गया, और 11 यहाँ से डिलीट हो गया। क्लोज 11 क्या है, फ्रॉड एंड विसल ब्लोअर कंप्लेन। विसल ब्लोअर कंप्लेन के बारे में पहले नहीं सुना था, सिर्फ फ्रॉड के बारे में ही सुनते थे, पर यहाँ पे एक नया शब्द भी आया, विसल ब्लोअर, जो कंप्लेन है उसके बारे में भी यहाँ पे रिपोर्ट करना है। बाय कंपनी और ऑन कंपनी दोनों ही तरह के फ्रॉड, नोटिस्ड और रिकॉर्डेड दोनों ही तरह के फ्रॉड को यहाँ पर रिपोर्ट करना है। फिर इसमें क्या है, 84 में सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर कोई फ्रॉड की रिपोर्टिंग करनी है ऑडिटर को, तो वो भी यहाँ पे रिपोर्ट करना है। वैसे तो ऑडिटर of the company have filed a report in Form 84 with central government is prescribed under the Companies Audit and Auditors Rules 2014. Whether the complaints have been considered by the auditor, ये complaints जो थी वैसे ब्लोअर में वो सारी कौन करता है, कंप्लेन एम्प्लॉय करता है। ठीक है, किसके अगेंस्ट में, एम्प्लॉयर के अगेंस्ट में या मैनेजमेंट के बड़े लोगों के अगेंस्ट में, कि उनके ऊपर क्या हो रहा है, कुछ भी उनके साथ में या उनको ज्यादा काम करा रहे हैं या उनके लिए जो फैसिलिटीज है वो उनको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी कोई भी कंप्लेंट्स है तो वो सारी जो है उसके बारे में भी यहाँ पर रिपोर्ट करना है। ठीक है, फिर आ जाते हैं क्लोज 12 कंप्लायंसेस बाय ए निधि कंपनी। सिंपल दो ही सब क्लोजेस है। 10% टर्म डिपॉजिट मेंटेन किया है, 10% टर्म डिपॉजिट विच आर अनइंकम्बर्ड, और 1:20 का
जो डिपॉजिट रेशियो है वो मेंटेन किया है कि नहीं किया है, ठीक है, फंड टू डिपॉजिट रेशियो, दैट्स इट. नाउ वी आर ऑन क्लोज 13 which is compliances on the transactions with related parties. रिलेटेड पार्टीज के साथ में सेक्शन 188 का जो भी कंप्लायंसेस दिया है वो कंप्लाई किया है कि नहीं, वो इधर क्लोज 13 में आपको बताना है. देन वी आर ऑन क्लोज 14 इंटरनल ऑडिट सिस्टम. जो पहले प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के बारे में होता था, वो तो अभी यहाँ पर क्लोज 10 में ही, फंड रेज्ड एंड यूटिलाइज्ड में ही क्या कर दिया है, सब क्लोज से इंसर्ट कर दिया. और जो क्लोज 14 था वो पूरा चेंज हो गया. उसकी हेडिंग क्या हो गई है, इंटरनल ऑडिट सिस्टम. कंपनी में उसकी साइज के हिसाब से इंटरनल ऑडिट सिस्टम रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ है, ये सारा आपको क्या करना है यहाँ पे रिपोर्ट करना है. देन नॉन कैश ट्रांजैक्शंस क्लोज 15 में, पहले भी था अभी भी है, 192 को अप्लाई किया है. पहला तो बार्टर ट्रांजेक्शन मतलब नॉन कैश ट्रांजेक्शन वो पहले हुए हैं कि नहीं और हुआ है, तो उनको एज पर 192 रिकॉर्ड और रिपोर्ट किया है कि नहीं किया है. दैट्स इट. नाउ वी आर ऑन क्लोज 16, दैट इज रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 45 IA of the RBI Act 1934. पहले भी था अभी भी है. पहले सब क्लोज 1 में सब खत्म हो जाता था, अभी इसमें एक दो नए सब क्लोज इंसर्ट हो गए हैं. पहले क्या था इसमें, इज द कंपनी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, क्या कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवाना है किसमें, RBI एक्ट में, तो उसने रजिस्ट्रेशन करवाया है या नहीं करवाया है. ठीक है, यहाँ तक तो पहले भी था अभी भी है. अगर कंपनी डिपॉजिट टेकिंग कंपनी है तो कंपनी ने रजिस्टर करवाया नहीं. अब नए क्लोज क्या है, जो NBFCs हैं, हाउसिंग फाइनेंस वाली एक्टिविटीज कर रही है, ठीक है, तो कंपनी है NBFC any non-banking financial or housing finance activity without having valid registration certificate from RBI. कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिना RBI का सर्टिफिकेट लिए वो हाउसिंग फाइनेंस वाली एक्टिविटीज कर रही है, या फिर इज द कंपनी हैज, पहले फॉर इन्वेस्टमेंट बिजनेस के बारे में हम NBFC चैप्टर में तो पढ़ते थे और इसके बाद यहाँ पर नहीं पढ़ते थे, तो अब जब NBFC चैप्टर होगा तो उसका क्रॉस रेफरेंस यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक ना. तो इसमें क्या है, फॉर इन्वेस्टमेंट कंपनी अगर है, ठीक है, तो उसने RBI के रेगुलेशंस वगैरह जो है वो फॉलो किए हैं कि नहीं किए हैं, और जो क्राइटेरिया बता रखा है फॉर इन्वेस्टमेंट का कि 90% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ठीक है, तो वो सारा जो क्राइटेरिया, यहाँ पे 90% बोला नहीं, सिर्फ ये बोला जो क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब्ड है वो फुलफिल किया है या नहीं किया है. फिर आ जाता है CIC, does the company continue to fulfill the criteria for exemption. जो एग्जामिशन का क्राइटेरिया था वो फुलफिल अभी तक भी कंपनी कर रही है नहीं कर रही है, ये एक नया क्लोज था, ठीक है. फिर आ जाता है कंपनी belongs have more than one CIC, मतलब एक से ज्यादा कॉर इन्वेस्टमेंट कंपनी से ताल्लुकात रखती है, तो इंडिकेट करो द नंबर ऑफ CICs which are in the ग्रुप में कितनी टोटल CICs है, उस बारे में भी आपको क्या करना है, रिपोर्ट करना है इन क्लोज 16. तो एक दो नए क्लोज यहाँ पे इंसर्ट हुए, रजिस्ट्रेशन करवाए कि नहीं क्या है हाउसिंग फाइनेंस वगैरह में, और CIC का क्राइटेरिया फुलफिल किया है कि नहीं, नंबर ऑफ CICs अगर एक से ज्यादा CICs वगैरह है तो ये सारा बताना. फिर आता है क्लोज 17 which is totally new clause which is inserted as cash losses. कैश लॉसेस नाम से एक नया क्लोज 17 इंसर्ट हुआ है. हैज द कंपनी इनकर एनी कैश लॉस इन द फाइनेंशियल ईयर एंड द इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर द अमाउंट ऑफ द कैश लॉसेस, दैट्स इट. सिर्फ अगर कोई कैश लॉस है तो उसका अमाउंट जो है वो रिपोर्ट करना है. देन वी आर ऑन क्लोज 18 व्हिच इज रेजिग्नेशन ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर. याद करते हैं हम क्लोज 8 जो कोड ऑफ कंडक्ट का है उसमें भी पढ़ते हैं कि जो प्रीवियस ऑडिटर whether during the year has there been any resignation of statutory, if yes the auditor consider the objection issues and concerns raised by the ongoing auditor. Sorry, वो क्लोज 8 जो था वो नया ऑडिटर पुराने ऑडिटर को कम्युनिकेट करता था वो था, वैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है. यहाँ पे सिर्फ इतना है कि जो रेजिग्नेशन है उस बारे में बताना है कि उसने रेजिग्नेशन क्यों दिया है, रेजिग्नेशन क्यों दिया है, उसका ऑब्जेक्शंस इश्यूज और कंसर्न्स रेज्ड बाय आउटगोइंग ऑडिटर, जो जाने वाला ऑडिटर है उसके क्यों उसने रेजिग्नेशन दिया है, वो सारा यहाँ पे क्या है इश्यूज अपने को यहाँ पे रिपोर्ट करना है. फिर आ जाता है मटेरियल अनसर्टेनिटी. याद करो SA 570 मटेरियल अनसर्टेनिटी, और बाद में अनसर्टेनिटीज का एक हमारे को ऑडिट रिपोर्ट के अंदर क्या है वो पैराग्राफ भी है ना. तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि अगर कोई ऐसी मटेरियल अनसर्टेनिटी ऑन द डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट देन इवेल्युएट करो एजिंग रिपोर्ट, फाइनेंशियल रेशियोज को,
and expected dates of the realization of the financial assets and payments of the financial liabilities कि कब तक कंपनी उतनी क्या हो जाएगी, कंपनी पे कर पाएगी उसकी फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल लायबिलिटीज और रियलाइज कर पाएगी फाइनेंशियल एसेट्स और एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल रेशियोज भी यहाँ पे आपको रिपोर्ट करने हैं। क्यों? फाइनेंशियल रेशियो से पता चलता है कि लास्ट टाइम में कंपनी की क्या हालत थी और अभी कंपनी की क्या हालत है, कंपैरिजन के लिए फाइनेंशियल रेशियोज का यूज किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट मिटिगेटिंग प्लान हम हमेशा पढ़ते हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि मैनेजमेंट का प्लान क्या है। ठीक है, अगर ऐसी हालत कंपनी की मटीरियल अनसर्टेनिटी है तो कंपनी का मिटिगेटिंग, मैनेजमेंट का मिटिगेटिंग प्लान क्या है, वो भी यहाँ पे ऑडिटर को क्या करना है, रिपोर्ट करना है। ओपिनियन वेदर द कंपनी कैन मीट इट्स लायबिलिटी, और अपना ओपिनियन, ऑडिटर का ओपिनियन कि क्या कंपनी उसकी फाइनेंशियल लायबिलिटीज को पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी इन फ्यूचर, ये सारा कुछ यहाँ पे आपको क्लोज 19 में रिपोर्ट करना है। Now we are on clause 20, transfer to fund specified under the schedule 7 of the Companies Act 2013। आपको पता है जो कंपनीज एक्ट 2019 आया था उसमें CSR को लेकर अमेंडमेंट्स थे। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था कि CSR में जो 2% का डिफाइंड क्राइटेरिया है उसको आपने स्पेंड नहीं किया है तो उसको किसी स्पेशल अनस्पेंड अकाउंट में रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर बात में कंपनी में 2019 में बोला था कि 6 महीने में आपको उस शेड्यूल 7 का जो एक अनस्पेंड फंड बना हुआ है उससे आप ट्रांसफर करोगे। तो ये सारा क्राइटेरिया ही आपको क्या करना है, यहाँ पर ट्रांसफर टू द फंड स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल 7 ऑफ द कंपनीज एक्ट में कितना अमाउंट ट्रांसफर किया है वो बताना है। With respect to the obligation under the corporate social responsibilities, whether the company has transferred the unspent, company ने transfer किया ही की है या नहीं किया है unspent amount on expiry of the period of the 6 months from the expiry of the financial year, मतलब टोटली मिला के 135 का जो पूरा क्राइटेरिया बता रखा है 135 सेक्शन को 135 सेक्शन को फुलफिल किया है कि नहीं किया है, आफ्टर अमेंडमेंट वाला जो 135 सेक्शन आया है उसको। फिर आ जाता है लास्ट क्लोज, क्लोज 21, क्या बोलता है, क्वालिफिकेशन और एडवर्स ऑडिटर्स रिमार्क इन अदर ग्रुप कंपनीज, मतलब कि इन केस देयर हैव बीन एनी क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क in the audit report issued by the respective auditors in case of companies included in CFS। पहले कभी सुना था क्या कि CFS के बारे में बोला था, पर यहाँ पर देखो CFS में भी अगर कोई एडवर्स रिमार्क मिला है किसी भी ऑडिटर ने जो जिसने CFS की ऑडिट वगैरह की है, CFS मतलब कंसोलिडेटेड फ्रेंचाइजी मतलब जॉइंट वेंचर सब्सिडरी एसोसिएट के जो ऑडिटर है उन्होंने भी कोई क्वालिफिकेशन रिमार्क दिया है तो यहाँ पर उस बारे में भी बोला है कि लिखना है। ठीक है, क्लोज 21 में, तो ये क्लोज 21 क्या बोलता था, इंक्लूड इन CFS टू इंडिकेट the details of the companies and the paragraph numbers of the respective Caro reports containing the qualification और adverse remark, मतलब वहाँ का जो ऑडिटर है वो भी कारो रिपोर्ट करेगा, उसमें कुछ एडवर्स रिमार्क करेगा तो वहाँ की जो पैराग्राफ नंबर है कि किस किस में उस ऑडिटर ने कारो रिपोर्ट में कहाँ कहाँ क्वालिफिकेशन दिया है वो यहाँ पर भी, जो ये सिर्फ उसी ऑडिटर के लिए होगा जो कि होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर है। ठीक है ना, तो वो ये सारा क्या करेगा, रिपोर्टिंग करेगा। ये मैंने अपने मन से बोला कि होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर है, बट यहाँ पे लिख ये रखा है कि जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उस अकॉर्डिंग वहाँ के जो ऑडिटर ने कुछ भी कारों में एडवर्स रिमार्क दिया है तो वो यहाँ पर किस पैराग्राफ में एडवर्स रिमार्क दिए है वो यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ तक अपना क्लोज 21 खत्म हो जाता है। मैं सिर्फ हेडिंग्स जो है फटाफट से एक बार क्या कर लेती हूँ, गो थ्रू करा देती हूँ। सबसे पहले क्लोज 1 में आ जाता है टेंजिबल और साथ में इंटेंजिबल को भी बोला है। ठीक है, इंटेंजिबल्स में और साथ में 10% का बेंचमार्क क्राइटेरिया जो भी चेंजेस इन रिवैल्यूएशन में है वो भी इंसर्ट हो गया। टाइटल डीड जो था पहले भी था अभी भी है, पहले लीज एसेट्स को एक्सक्लूड नहीं किया था, अभी लीज एसेट्स को एक्सक्लूड किया है। साथ में जो टाइटल डीड हमारे ऑन पे नहीं है कंपनी के ऑन पे उनका पूरा क्या है डिफाइन करना है कि किसके ऑन पे है और उसमें अगर कुछ डिस्प्यूट चल रहा है तो उसको अलग से बताना है। एक बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट 1988 में अगर कोई प्रेसिडेंट चल रही है तो उसको भी बताना था। फिर क्लोज 2 के अंदर इन्वेंट्री के बारे में 10% और उससे ज्यादा की अगर कोई भी मटेरियल अनसर्टेनिटी है तो उसको यहाँ पे रिपोर्ट करना है। साथ में इसी क्लोज में वर्किंग कैपिटल 5 करोड़ से ज्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक वगैरह के लिए अगर इससे एक्सेस है तो उसको भी रिपोर्ट करना था। फिर क्लोज 3 में गारंटी सिक्योरिटी एडवांस के साथ में इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, इसमें भी क्राइटेरिया क्या था, 2 सब्सिडरी होल्डिंग एसोसिएट और अदर देन सब्सिडरी होल्डिंग एसोसिएट में कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह है, प्रीजुडिशियल ऑफ द कंपनी ये नहीं था।
फिर रीपेमेंट हुआ है, फ्रेश लोन वगैरह लिया है, एग्जिस्टिंग को ही वापस लोन क्यों दिया है, कोई रीपेमेंट स्केड्यूल या फिर रीपेमेंट स्केड्यूल क्या है, उसमें कुछ भी एक तरह की नेचर ऑफ रिपेबल सेम पार्टीज को वापस दिया है, जो क्लोज टू सबसेक्शन सॉरी कंपनीज एक्ट का जो सेक्शन टू क्लोज 76 में रिलेटेड पार्टीज को लोन वगैरह दिया है उस बारे में, ठीक है। फिर आ जाता है सेक्शन सॉरी क्लोज 4 में है कंप्लायंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ द लोन टू डायरेक्टर, सेम है 188 सॉरी लोन टू डायरेक्टर में 189 वगैरह। फिर कंप्लायंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड, इसमें 5 जो था सेम है, जो 73 से लेके 76 तक के सेक्शन से कंपनी तक की वो कंप्लीट की थी, बट डीम्ड डिपॉजिट का एक नया शब्द जुड़ा है, दैट्स इट। क्लोज 6 सेम है, मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड। क्लोज 7 डिपॉजिट ऑफ स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज सेम है, पेंडिंग है अगर कुछ भी 6 महीने से ज्यादा 6 मंथ से ज्यादा कोई भी लायबिलिटी स्टैट्यूटरी पेंडिंग है तो उसे बताना था। सेम है किस फॉरम में उनका डिस्प्यूट वगैरह चल रहा है, अगर डिस्प्यूटेड है तो। क्लोज 8 नया है अनरिकॉर्डेड इनकम्स, जो कि टैक्स असेसमेंट में मिली है, क्या अकाउंट फॉर किया है कि नहीं अकाउंट्स में, वो क्लोज 8 नया था। क्लोज 9 में डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स, कितना अमाउंट कितने पीरियड तक डिफॉल्ट हुआ है, लैंडर वाइज डिटेल बतानी थी। फोर्थ और सब्सिडरी एसोसिएट के ऑब्लिगेशन के लिए अगर कुछ भी यहाँ पे लोन वगैरह लिया है या उनकी सिक्योरिटीज को प्लेज करके हमारी कंपनी के लिए लोन वगैरह लिया है वो बताना था। फिर क्लोज 10 में फंड रेज्ड एंड यूटिलाइज्ड, किस बात के लिए फंड को लिया है, उस बात के लिए यूटिलाइज किया है कि नहीं। साथ में नया इसमें इंक्लूड हुआ था प्राइवेट प्लेसमेंट को लेकर और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट को लेकर, जो क्लोज 14 हुआ करता था, क्योंकि क्लोज 14 जो है वो अब वहां से क्या है कुछ नया उसमें आ गया था इंटरनल ऑडिट को लेके, और वो जो कंटेंट था वो सारा क्लोज 10 में ही इंक्लूड हो गया है। फिर इसमें क्लोज 11 जो पहले रेम्युनरेशन हुआ करता था वो खत्म हो गया, और पहले जो क्लोज 10 फ्रॉड वाला था अभी यहाँ पे फ्रॉड एंड विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स के बारे में, बाय कंपनी टू कंपनी रिपोर्टेड नोटिस, जितने भी फ्रॉड है साथ में विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स जो है वो सारी यहाँ पे बतानी थी। क्लोज 12 कंप्लायंसेस बाय निजी कंपनीज 1:20 का रेशियो रखना था, और साथ में जो 10% अनइनकम्बर्ड डिपॉजिट रखना है। 13 में कंप्लायंसेस ऑन ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टीज 188 कंप्लाई किया है कि नहीं। 14 इंटरनल ऑडिट सिस्टम कंपनी के साइज के हिसाब से है। नॉन कैश ट्रांजैक्शन अगर है तो 192 कंप्लाई किया है कि नहीं। 16 में रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 45 IMM, जो भी रजिस्ट्रेशन जरूरी था एनबीएफसी हाउसिंग फाइनेंस को, वो रजिस्ट्रेशन लिया है कि नहीं। साथ में नया क्या आया था, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, अगर नंबर ऑफ कंपनीज ज्यादा है तो उसको रिपोर्ट करना, जो क्राइटेरिया कोर इन्वेस्टमेंट के लिए बताया हुआ है वो कंप्लीट किया है कि नहीं वो सब। 17 में कैश लॉसेस अगर है तो बताना है। 18 में रेजिग्नेशन बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ऑनगोइंग ऑडिटर किस इशू किस वजह से हो जा रहा है वो सब बताना है। 19 में मटेरियल अनसर्टेनिटीज अगर है तो मैनेजमेंट का प्लान क्या है, कब तक फ्यूचर में लाइबिलिटीज वगैरह जो है वो रीपे हो जाएगी, वो ऑडिटर का खुद का ओपिनियन वो बताना था। इसमें हम साथ में 570 भी रेफर कर सकते हैं अगर चाहे तो ऐसे। फिर इससे 20 में ट्रांसफर ऑफ द फंड्स स्पेसिफाइड अंडर स्केड्यूल्ड 567, हाँ स्केड्यूल्ड 7 में जो भी फंड सीएसआर को लेके अनयूटिलाइज्ड रह गया था 6 महीने में, उसको क्या करना था, उस फंड में ट्रांसफर करना था। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के एक्टिविटीज के लिए जो फंड यूटिलाइज नहीं हुआ, यूटिलाइज होने वाला है बाद में, उसको जिस फंड में क्या करना था, ट्रांसफर करना था, फंड में ट्रांसफर किया है या नहीं किया है वो हमको यहाँ पे देखना है। सेक्शन 135 कंप्लाई किया है टोटल मिला के, ठीक है। लास्ट होता है 21 क्वालिफिकेशन, अगर कहाँ के एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर सब्सिडरी के ऑडिटर ने कारों में कुछ भी क्वालिफिकेशन दिया है तो सीएफएस में हमको यहाँ पर बताने हैं। तो यहाँ तक थे क्लोज 21, दैट्स इट। कारो 33 मिनट्स में हमारा कंप्लीट हो गया, कारो 2020। ओके, नेक्स्ट वीडियो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की मैं सोच रही हूँ, बिकॉज मुझे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थोड़े से इस बार नहीं आ रहे थे ना, तो मैं सोच रही हूँ वही पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।